Siddiqui's lawyers have moved to have the case against her dropped on the grounds they say it's patently ridiculous. The US government accuses her of belonging to Al-Qaeda and says she attempted to kill members of the military in Afghanistan. सेनेटर तलहा महमूद की अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। तलहा महमूद ने कहा कि 2 घंटे तक आफिया सिद्दीकी से मुलाकात जारी रही। ज़हनी तौर पर आफिया सिद्दीकी प्रेशर में नजर आए। 25 दिसंबर 2002 को जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दोबारा यूएस गईं तो एफबीआई के अकॉर्डिंग इस ट्रिप का पर्पस ही माजिद खान को हेल्प करना था। माजिद खान जो कि अलकायदा का ऑपरेटिव था। एफबीआई ने कहा कि उन्होंने माजिद खान को पोस्ट ऑफिस बॉक्स खोलने में हेल्प की थी ताकि जब वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सके तो ये शो हो सके कि वो उस वक्त यूएस में है। जबकि 2008 में जब डॉक्टर आफिया को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हाँ, उन्होंने माजिद खान को हेल्प किया था जस्ट बिकॉज कि वो एक फैमिली फ्रेंड है। जबकि डॉक्टर फौजिया की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपनी जॉब अप्लाई करने के लिए खोला था। जब 2003 में पाकिस्तान ने माजिद खान को पकड़वाया था तो उसने अपनी टेस्टिमनी में कहा कि उसने सारे फ़ोटोज़, मनी और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्टर आफिया को दिए थे ताकि वो उनके अमेरिकन ट्रैवल पेपर्स बनवा सके। अब इतनी अलग अलग स्टेटमेंट्स तभी होती हैं जहाँ पे सच को छुपाया जाता है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? क्या उनका 9/11 के अटैक से कोई लिंक है? क्या वो अलकायदा से लिंक है? तो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मोहम्मद सलेह सिद्दीकी की बेटी हैं जो कि एक ब्रिटिश ट्रेन न्यूरोसर्जन है। उनके 3 भाई बहन हैं। मोहम्मद जो कि हॉस्टन टेक्सास में आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं, डॉक्टर फौजिया जो कि हार्वर्ड में पढ़ के एक न्यूरोलॉजिस्ट है और ख़ुद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि एक पाकिस्तानी नेशनल न्यूरो साइंटिस्ट है। 1990 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस गई और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां उनके भाई आर्किटेक्ट पढ़ रहे थे। 1992 में डॉक्टर आफिया ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था एंड दैट टॉपिक वाज इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन वुमेन। क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर रिलीजन और ज़्यादातर पढ़ाई पे था तो उनकी रिसर्च के टॉपिक भी इसी तरह के थे और उन्हें इस रिसर्च पर अवार्ड भी मिला था। 1995 में उन्हें जो है वो स्कॉलरशिप मिल गई थी एमआईटी यूनिवर्सिटी से और 1995 में उन्होंने बीएस इन बायोलॉजी किया एमआईटी से और उसके बाद 2001 में उन्होंने पीएचडी। एमआईटी में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पढ़ने के साथ साथ वॉलंटियर वर्क भी किया करती थी। उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ज्वाइन किया था और वहाँ पे वो इस्लाम की स्पीचेस दिया करती थी, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। 2001 में वो पाकिस्तान मूव कर गई थी। उसके बाद जब वो दोबारा यूएस आई, ये डेट्स मैं आगे जाके बताऊंगी, क्लियर करूंगी जब मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे आऊँगी, तब पता चल जाएगा कि डेट्स वाइज क्या क्या हुआ था। जब वो दोबारा यूएस आई तो उन्होंने एमआईटी में अल-किफ़ा रेफ्यूजी सेंटर को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे अल-किफ़ा रेफ्यूजी सेंटर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उसने हेल्प किया था रमज़ी यूसुफ को और रमज़ी यूसुफ ही 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग के पीछे था। उसमें उसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बाकायदा अल-किफ़ा रेफ्यूजी सेंटर के लिए चंदा जमा करना स्टार्ट कर दिया और बाकायदा वो लोगों को जहाद की दावत देती थी और इन्हीं एसोसिएशन के ज़रिए वो सुहेल लहरी से मिली जो कि एक इमाम भी थे और जिन्होंने 9/11 के अटैक से पहले जिहाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। एक यूएस जर्नलिस्ट है जिसका नाम है स्क्रॉगन्स, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने एसोसिएशन के कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट से मिली जहाँ से वो उनके कनेक्शंस बैठते गए और वो फंसती चली गई। 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग में रमज़ी यूसुफ जो शामिल था, जब पाकिस्तान ने उसको पकड़वाने में यूएस की हेल्प की थी तो उसके पकड़वाने के बाद भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एमआईटी में अनाउंसमेंट करवाई थी कि और मुसलमानों को वार्न किया था, मुस्लिम स्टूडेंट्स को वार्न किया था कि वो जूस और क्रिश्चियंस को एज अ फ्रेंड्स ना बनाए क्योंकि उनको ये बात बहुत बुरी लगी थी कि पाकिस्तान ने रमज़ी यूसुफ को क्यों हेल्प किया अरेस्ट करवाने में। उसके बाद एफबीआई की सारी इन्वेस्टिगेशन की गई और जब एफबीआई एमआईटी आई इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको ढूंढते हुए, तब वो पाकिस्तान मूव कर गई थी। अब मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि ये सब जो मैंने आपको अभी बताया वहाँ से उनकी पर्सनल लाइफ से ये सब आपको क्लियर हो जाएगा।
1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अरेंज मैरिज हुई मोहम्मद अमजद खान से, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। उनसे इनके 3 बच्चे हैं, अहमद, मरियम एंड सुलेमान। सुलेमान अब तक पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, कहा जाता है कि उन दोनों शी बिकेम मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स रिलीजन, बहुत ज़्यादा जो है म्यूज़िक को अवॉइड करती थी। इसके अलावा अबाया पहनना स्टार्ट कर दिया था। 1999 में वो अपने हस्बैंड के साथ बॉस्टन यूएसए में रह रही थी, तो उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन मिली जिसका नाम था इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड टीचिंग। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने वहाँ पे वॉलंटियरशिप करना स्टार्ट कर दी, और उन दोनों शी बिकेम मोर एक्टिविस्ट, बहुत ज़्यादा जहाद को प्रोमोट करती थी। तो उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग इस वजह से उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, उनकी मैरिड लाइफ में बेसिकली टेंशन होने लगी। अच्छा, उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग जब 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में, तो उसके बाद डॉक्टर आफिया ने उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हम पाकिस्तान मूव कर जाते हैं, जो कि क्योंकि उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुसलमानों को वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं था, जो कि एक तरह से सही भी था, क्योंकि 9/11 का अटैक तालिबान ने करवाया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड पैदा हो गया था। बात बात पे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, तो इस वजह से वो पाकिस्तान मूव करना चाह रही थी, बट यू नेवर नो कि सच क्या था। अच्छा, अब तक वो पाकिस्तान मूव नहीं की थी। 2002 में जब एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उनसे और उनके हस्बैंड से $10,000 के हथियार लेने पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई, जो कि उनके हस्बैंड ने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो उन्होंने कैंपिंग वगैरह के लिए लिए हैं। बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके कहा कि वो उन्होंने डॉक्टर आफिया को खुश करने के लिए लिए थे। अच्छा, अब तक एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एफबीआई ने उनको दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेट दी थी कि 26 जून 2002 को वो अपनी फैमिली के साथ कराची मूव कर गई। अब कराची मूव करने के बाद अगस्त में उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अब तक उनकी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उस वजह से उनकी मतलब डाइवोर्स नहीं हो सकी। तो सितंबर में उनका बेटा सुलेमान पैदा हुआ, जिसके बाद आई गेस सितंबर 2002 को उनका बेटा पैदा हुआ और 21 अक्टूबर 2002 को उनकी डाइवोर्स हो गई। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2003 में डॉक्टर आफिया की शादी अम्मार अल बालूशी से हुई, जो कि अलकायदा का मेंबर था और अलकायदा के लीडर खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा भी था। लेकिन डॉक्टर आफिया की फैमिली इस चीज़ को डिनाई करती है, जबकि खालिद शेख मोहम्मद की फैमिली के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि मैरिज हुई थी, लेकिन वो कुछ ही महीनों चली थी सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे मैंने खालिद शेख मोहम्मद का नाम लिया। यहाँ से मैं बताऊंगी कि डॉक्टर आफिया का उनसे क्या लिंक है। अच्छा, इद्दत पूरी करने के बाद 25 दिसंबर 2002 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दोबारा यूएस गई और उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को बताया कि वो वहाँ जॉब ढूंढने जा रही है, जबकि इंटेरोगेशन में उनके हस्बैंड ने बताया कि उन्हें ये एक्सक्यूज़ समझ नहीं आया, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ विंटर ब्रेक पर थी। अब वहाँ पे वो गई थी माजिद खान की हेल्प करने, जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में कर दिया था, वीडियो के स्टार्ट में कर दिया था। अच्छा, जो खालिद शेख मोहम्मद है, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा का कुरियर और फाइनेंसर बताया था, जिसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हो गया था। मार्च 2003 में एफबीआई ने एक अलर्ट जारी कर दिया था फॉर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एंड हर हस्बैंड के वांटेड फॉर क्वेश्चनिंग। अब 30 मार्च 2003 को क्या हुआ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी यूएस मूव कर गई थी, जहाँ पे उन्होंने पिस्टल ट्रेनिंग कोर्स लिया था। उसके बाद जब एफबीआई एमआईटी पहुँची उन्हें सर्च करने के लिए, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब तक वो पाकिस्तान निकल गई थी। अच्छा, उन्हें पता भी था कि एफबीआई ने उनके अगेंस्ट अलर्ट जारी कर दिया है, फिर भी 30 मार्च 2003 को वो अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद के लिए निकली, जहां उनको अपने अंकल को विजिट करना था, और उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। अब मार्च 2003 से लेकर 2008 तक के जो भी उनके साथ हुआ या जो भी वाक़यात थे, उसके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिलते हैं और बहुत अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि उनको एबडक्ट कर लिया था एयरपोर्ट से, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि उन्हें यूएस ने प्रिजन बना के रखा है, जबकि अप्रैल 2003 तक पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड एफबीआई की तरफ से दोनों की तरफ से एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस एबडक्शन से उनका कोई लिंक नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे 2008 में जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने फर्स्ट अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो छुप गई थी और अल बालूशी की फैमिली के साथ, और बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया था। एफबीआई के सोर्सेज के अकॉर्डिंग शी हाइड इट, और वहाँ पे शी वॉज कलेक्टिंग मटेरियल ऑन वायरसेस फॉर बायोलॉजिकल वेलफेयर। वो अपनी कुछ रिसर्च कर रही थी। जबकि उनके एक अंकल थे जिसका नाम था शामुल हसन फारूकी। उनके अकॉर्डिंग वो 2008 में उनसे इस्लामाबाद मिलने के लिए भी आई थी। अब वहाँ पे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि वहाँ पे जियो टीवी के एक होस्ट थे उस वक्त, हामिद बीर, जिन्होंने कहा था कि उनके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो अंडरग्राउंड हो गई है। अब इन 5 सालों के वक्फे के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि लोगों को लगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इज़ अ डिटेनी इन बैग्राम एयरबेस अफ़गानिस्तान, जिसको यूएस कंट्रोल करता है, और उनका नाम प्रिजनर 650 के नाम से लिया जाने लगा। डॉक्टर फौजिया के अकॉर्डिंग शी इज़ इन बैग्राम एयरबेस, और वहाँ उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम है यॉन रिडले। उनके अकॉर्डिंग, जो कि पहले यूएस जर्नलिस्ट थी, बाद में वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गई और अब वो तालिबान की कैप्टिव भी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जब वो ग्वांटानामो बे में एक सर्वे के लिए गई थी, तो वहाँ एक डिटेनी को शिफ्ट किया जा रहा था कहीं और, तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पिक्चर दिखा के उनसे पूछा, तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को प्रिजनर 650 के नाम से पहचाना था। जबकि एफबीआई के अकॉर्डिंग उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनको एब्डक्शन के कोई भी एविडेंस नहीं मिले। एक और थ्योरी ये भी कही जाती है कि आईएसआई पाकिस्तान ने उनको अपनी कैद में रखा था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बड़ा बेटा अहमद जब मिला था, तो उससे जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जब पूछा गया, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा धुंधला सा कुछ याद है कि हम अपने अंकल से मिलने इस्लामाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारी कार को रोका गया। कुछ लोगों ने हमारी कार को रोका और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा छोटा भाई सुलेमान, जिसके आसपास खून पड़ा हुआ था, जिसके बाद वाकई सुलेमान का अब तक कोई पता नहीं है। और उन्होंने, मेरी अम्मा चिल्ला रही थी और बाद में उन्होंने मेरे मुंह पे कुछ रखा और मैं बेहोश हो गया। बाद में जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अलग से रूम में था, बाकी वहाँ पे और भी बच्चे थे। तो उनके अकॉर्डिंग उनका एब्डक्शन हुआ था, अहमद के अकॉर्डिंग। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यूएसए को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से क्या खतरा था। उसकी भी 2 थ्योरीज आती है। पहली थ्योरी तो ये कि यूएस एफबीआई के अकॉर्डिंग एंड यूएस के अकॉर्डिंग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वहाँ पे इतने साल रही थी, उनको यूएस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो इजीली यूएस के किसी भी इंस्टीट्यूशन में खुद को इन्वॉल्व करवा सकती थी, बैंक अकाउंट खुलवा सकती थी, मनी ट्रांसफ़र कर सकती थी, तो वो इजीली अलकायदा की हेल्प कर सकती थी। सेकेंड थिंग, मैंने पहले भी जिक्र किया कि एफबीआई के अकॉर्डिंग शी हाइडेड एंड शी वॉज वर्किंग ऑन, शी वॉज इन्वेस्टिगेटिंग वायरसेस एंड यूजिंग देम फॉर बायोलॉजिकल वेलफेयर। तो इस वजह से उनको ये खतरा था कि वो अमेरिकन पोल्ट्री फार्म्स को या अमेरिकन बेसिकली मास कैजुअलिटी अटैक करना चाहती है, अमेरिकन पोल्ट्री सप्लाईज को इन्फेक्ट करना चाह रही है। तो ये डर था उनको। लेकिन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स हैं, उनके हिसाब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वॉज रिसर्चिंग समथिंग। उनके पास एक ऐसी रिसर्च थी जो अगर वो मुसलमान मुल्कों को दे दे तो उससे मुसलमान मुल्क यूएस को टारगेट कर सकते थे, जिसकी वजह से यूएस को बहुत खतरा था। तो यूएस, इस वजह से यूएस ने उन पे इतने सारे इल्ज़ामात लगा के और इतने सारी चीज़ों का क्लेम करके उनको 86 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट दिलवा दी। अब ये उनके सपोर्टर्स का क्लेम है। 5 साल के इस अरसे के दौरान एक दिन अचानक 17 जुलाई 2008 को वो अफ़गानिस्तान गजनी में अरेस्ट होती है। अब एफबीआई के अकॉर्डिंग और अफ़गान पुलिस के अकॉर्डिंग शी वॉज आउटसाइड द गवर्नर हाउस, और वहाँ पे वो 11 साल के एक बच्चे के साथ हाथ में 2 बैग लिए जिसमें एक्सप्लोसिव्स एंड बॉम्ब बनाने के डॉक्यूमेंट्स थे, प्लस सोडियम साइनाइड था, जो कि एक लीथल केमिकल है। और एफबीआई को ये डर था कि वो एक मास कैजुअलिटी अटैक प्लान करिए, तो अफ़गान पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और बाद में बहरहाल समवेयर अनलिस्टेड या समवेयर अनडॉक्यूमेंटेड ये भी कहा जाता है कि गवर्नर हाउस के पास उनको भेजा तो गवर्नर हाउस के लिए था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हुई थी और इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि वो उसके पास एक मस्जिद में बेहोश होकर गिर गई थी। बहरहाल अफ़गान पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया। वहाँ पे एफबीआई भी पहुँची उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
तो कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे थी अपने 11 साल के बेटे के साथ, जिनको वो उस वक्त अपना बेटा नहीं बता रही थी। और एफबीआई के एक पर्सन थे या ऑफिसर थे जो कि पर्दे के इस पार बैठे, और उन्होंने अपनी राइफल और अपनी जो गन थी वो नीचे ज़मीन पर रखी। तो कहा जाता है कि एफबीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो गन उठा के उन पर शूट करने के लिए आगे बढ़ी, तो सेल्फ डिफेंस में उस ऑफिसर ने उन पे भी शूट कर दिया। जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बाद में इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गन को टच तक नहीं किया है, वो तो सिर्फ पर्दा उठाने के लिए पर्दा उठाकर देखने के लिए उठी थी कि आर पार क्या हो रहा है, तो उन्होंने डर के मारे उनको शूट कर दिया। जबकि अफ़गान पुलिस का तो एक अलग ही नैरेटिव सेट है। जबकि जब ये इनका ट्रायल चल रहा था तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द जर्नलिस्ट, बट उनके अकॉर्डिंग एक ट्रेंड एफबीआई ऑफिसर अपनी राइफल नीचे ज़मीन पर एक ऐसे केस के दौरान जहां उनको पता है कि वो एक ऐसी लेडी से बात करें जिसका लिंक टेररिज्म ग्रुप से है, तो वो अपनी राइफल नीचे छोड़ ही कैसे सकते हैं। खैर ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। You saw this woman, she's less than 100 pounds. You're talking about United States Army personnel, 2 interpreters, FBI agents trained in weapons. Do you believe that? Do you believe that? अब यहाँ उनके बच्चों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब 11 साल का बच्चा अफ़गानिस्तान गजनी में उनके साथ अरेस्ट हुआ तो उसकी डीएनए टेस्टिंग के बाद पता चला कि वो उनका बेटा अहमद है। जबकि अरेस्ट होने के भी कुछ साल बाद मरियम पाकिस्तान में उनके घर के बाहर से मिली। जब घर के बाहर अचानक से एक दिन ज़ाहिर हुई और सिर्फ गले में कार्ड पहना हुआ था जिस पे घर का एड्रेस लिखा हुआ था, और उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही थी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। और तीसरा बेटा सुलेमान जो कि एब्डक्शन के बाद से उसका कुछ पता ही नहीं है, और अब तक उसको नहीं पता कि वो जिंदा भी है या उसकी डेथ हुई। 18 मंथ्स की डिटेंशन के बाद जब 2010 में ट्रायल स्टार्ट हुए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 इयर्स की इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। और चार्जेस क्या थे? अटेम्प्टेड मर्डर, कैरिंग अ फायर आर्म एंड असॉल्ट टू एन ऑफिसर। जबकि टेररिज्म के अगेंस्ट कोई चार्जेस लगाए ही नहीं गए, क्योंकि एफबीआई के पास टेररिज्म के अगेंस्ट कोई एविडेंस थे ही नहीं। जबकि स्टार्ट से केस और इन्वेस्टिगेशन की टेररिज्म के अगेंस्ट की गई थी, क्योंकि वो जहाद को प्रमोट कर रही थी, तो उनका नाम ही एज अ टेररिस्ट या अलकायदा मेंबर के ज़रिए अलकायदा मेंबर होने के लिए टेररिज्म लिस्ट में शामिल किया गया था। जबकि उसके रिलेटेड उन पर कोई चार्जेस लगाए ही नहीं गए। उनकी जो रिलीज डेट है दैट इज़ 30 जून 2008 है, एंड राइट नाउ शी इज़ 51 ईयर्स ओल्ड। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये एक तरह से लाइफ इम्प्रिजमेंट ही है। अच्छा, इम्प्रिजमेंट के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड अलकायदा की तरफ से काफ़ी एक्सचेंज ऑफर्स की गई फॉर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, बट नथिंग वर्कआउट। उसके बाद अभी रिसेंटली डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 20 साल बाद अपने लॉयर और पॉलिटिशियन मुश्ताक अहमद के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने गई, बट अभी भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिलीज़ करने की कोई भी कामयाब कोशिश नहीं की गई है।